नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भी इनके 24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, आज की चर्चा कर लेंगे डील को लेकर के। डील की बहुत खबरें चल रही है। क्या डील हो गई है? देखो, डील हो गई है एलपीजी की। एलपीजी जो कि भारत अभी जो हमारे घरों में एलपीजी का सिलेंडर लगता है, उसकी 65% जो गैस है वो हम दूसरे देशों से खरीदते हैं। अगर बात करोगे सबसे ज़्यादा गैस ऑयल रिजर्व किसके पास में है, तो सबसे ज़्यादा जो गैस के ऑयल रिजर्व है ना, वो है तुम्हारा रूस के पास में। 19.9% जो रूस है उसके पास में गैस के रिजर्व है। वो जो है वो यूरोप को बेचता है उसे। दूसरे नंबर पे आता है तुम्हारा ईरान। ईरान के पास 17.7% गैस के रिजर्व है, लेकिन ईरान के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखा है, इसलिए उसके साथ कोई व्यापार करता नहीं है। तीसरे नंबर पे आता है कतर। 13.1% जो गैस रिजर्व है वो कतर के पास है। अभी भारत जो है कतर जैसे देशों से गैस खरीदता है, एलपीजी गैस की बात कर रहा हूँ मैं। चौथे नंबर पे आता है तुम्हारा तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान के पास में 7% वो नेचुरल गैस के रिजर्व है। वहाँ से अभी हमारे पास में ऐसी पाइपलाइन नहीं है। चौथे नंबर पे आता है तुम्हारा अमेरिका। अमेरिका के पास में टोटल जितने रिजर्व है उसका 7% है। तो अभी हम अमेरिका से वो गैस खरीदने की बात चल रही है। अभी ये डील आज ही नहीं हुई है, ये डील फरवरी 2025 से चल रही है। फरवरी में जब अमेरिका गए थे डोनाल्ड ट्रंप से मिलने मोदी जी, तो जो भारत गैस है, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीएल, इनके बड़े टॉप लीडरों को लेकर के गए थे ताकि आप बात करो भाई, जिससे जो हमें व्यापारिक घाटा हो रहा है ना, ट्रेड डेफिसिट हो रहा है ना, उसको कंट्रोल किया जा सके। तो ये जो डील हो रही है ना, लोगों को चर्चा आ रही है डील हो गई, डील हो गई, डील हो गई। वो डील बेसिकली कौन सी हुई है? एलपीजी को लेकर के डील हुई है, और ट्रंप ने हमें एलपीजी का सिलेंडर टिका दिया है। हम जितना देश में कंजप्शन करते हैं उसका 65% हम दूसरे देशों से खरीदते हैं। अभी हम रूस से नहीं खरीदते, हम ज़्यादातर जो मिडिल ईस्ट है वहाँ से खरीदते हैं, जैसे तुम्हारा कतर जैसे या यूएई वगैरह देशों से यहाँ से खरीदते हैं। तो हमारी जो डील है वो कोई है। तो बाजार पर चर्चा कर लेते हैं। आज एफआईआई ने तुम्हारा ऑल ओवर मिला के 1200 करोड़ रुपए के आसपास में बिकवाली की, 1234 करोड़ के। और डीआईआई की बात करोगे, डीआईआई ने तुम्हारा 6156 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी की। अगर सोने की बात करोगे तो सोने में फिर से गिरावट आ गई है। 1,21,000 कुछ पे सोना पहुंच गया है। 1,53,000 के आसपास में चांदी वर्तमान में कारोबार कर रही है। बास्केट ऑफ करेंसी की अगर बात करोगे तो डॉलर इंडेक्स 100 के पार पहुंच गया है। और हमारे रुपये की बात करोगे कि हमारा रुपया कहाँ खड़ा है डॉलर के अगेंस्ट में, तो 88 रुपये 61 पैसे के आसपास हमारा रुपया कारोबार कर रहा है। बिटकॉइन में भयंकर गिरावट देखने के लिए मिली है। 91,330 पे बिटकॉइन पहुंच गया है। और जापान के जो बाजार हैं वो चाइना से बढ़ते हुए मतभेद को लेकर के 1600 पॉइंट गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। अगर चीन की बात करोगे तो 65 पॉइंट तुम्हारा चीन के बाजार टूट गए हैं, और 887 पॉइंट जो है हांगकांग के बाजार टूटे हुए हैं। अगर बात करोगे तुम्हारा भारत की, तो भारत का जो निफ्टी है वो तुम्हारा 103 पॉइंट टूट गया, और बैंक निफ्टी में 65 पॉइंटों की गिरावट देखने के लिए मिली। सब सेंसेक्स में थोड़ी सी ज़्यादा गिरावट देखने के लिए मिली। डाउ जोन में भी 600 से ज़्यादा पॉइंटों की गिरावट के साथ में कारोबार कर रहे हैं। अगर बात करोगे डॉलर इंडेक्स की, तो डॉलर इंडेक्स मजबूत होने से सोने में नरमी देखने के लिए मिली है। अगर बात करोगे तुम्हारा क्रूड ऑयल की, तो $64 प्रति बैरल पे अभी क्रूड ऑयल कारोबार कर रहा है। लंदन के जो बाजार है वो 22 पॉइंट नीचे है। बात करोगे पेरिस के बाजार की, तो पेरिस के बाजार 51 पॉइंट नीचे ही कारोबार कर रहे हैं। बात करोगे जर्मनी के बाजार की, तो जर्मनी के बाजार के अंदर 282 पॉइंटों के अंदर गिरावट देखने के लिए मिली है। आज जो भारत के अंदर से भारत के शेयर बाजारों में गिरावट रही, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह रही अमेरिका। अमेरिका के अंदर जो एक तरह से एआई बबल फूट रहा है। एआई बबल फूटने से उनके S&P 500, डाउ जोन, नैस्डैक सभी के अंदर गिरावट आ रही है। उसका देखा देख यूरोप के बाजार गिर रहे हैं, यूरोप के बाजार गिर रहे हैं, उसी के कारण भारत के बाजार के अंदर गिरावट देखने के लिए मिल रही है। अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 600 के पार पहुंच गया है, और बहुत जल्द ही वहाँ पे ग्रेप 4 लागू किया जा सकता है। अब अगर आप ये बढ़ क्यों रहा है? ये बढ़ रहा है दिल्ली एनसीआर के आजू बाजू के क्षेत्र हैं, वहाँ पे जो पराली जलाई जा रही है, ऐसा वहाँ के पुष्टा बताते हैं। पराली से हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो तो अलग विषय है। जो बड़े बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 60 साल के ऊपर है, उनकी आंखों में जलन होना, सांस लेने में तकलीफ होना, चेहरे पे थोड़ा सा झुंझलाहट लगना, ये बेसिक जो मतलब सिम्टम्स हैं जो कि नज़र आने लगते हैं जब भी वहाँ का जो वायु प्रदूषण है। AQI क्या कहलाता है? जनरली एयर क्वालिटी इंडेक्स, वहाँ का मतलब वायु का गुणवत्ता नापने का एक पैरामीटर होता है AQI। अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो आप प्रयास करें कि जब तक वहाँ का AQI नॉर्मल नहीं हो जाता, आप बाहर कहीं दूसरे जगह कुछ दिन रहे आए, जिससे तुम्हारा जो है मामला ठीक ठाक देखने के लिए हो जाए। अभी तो गिरावट ही है, मतलब एक
नहीं होने का आसार देखा जाए तो। अगर बात करोगे कि हमारे यहाँ शेयर बाज़ारों में सबसे मजबूत कारोबार किसका है, तो सबसे मजबूत है जहाँ पर एफआईआई पैसा डाल रही है, पीएफआई पैसा डाल रही है, मतलब पीएसयू बैंक, पब्लिक सेक्टर यूनिट बैंक, पीएसयू इंडेक्स या एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज, वो थोड़े से मजबूत है अगेंस्ट। अगर दूसरे शेयरों के अगेंस्ट देखोगे तो वो इंडेक्स भी मजबूत है। इसी यही कारण है कि आज निफ्टी 100 पॉइंट टूट गया। लेकिन अगर बैंक निफ्टी की बात करोगे तो बैंक निफ्टी जो है तुम्हारा 53 पॉइंट के आसपास में ही, मतलब 65 पॉइंट के आसपास में गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। लेकिन मजबूत अभी भी अगर देखा जाए तो अभी ऑल ओवर सभी इंडेक्स में सबसे ज़्यादा मजबूत है तुम्हारा बैंक निफ्टी, एफएमसीजी, वो सॉरी बैंक निफ्टी, एनबीएफसी, और तुम्हारा जो टेक्सटाइल से रिलेटेड है जहाँ पर डील होने के आसार दिख रहे हैं। और जैसे जिन प्रोडक्टों के ऊपर अमेरिका ने टैरिफ घटाया है कि भाई 200 पॉइंटों से ज़्यादा का हम 200 प्रोडक्टों के अंदर टैरिफ घटा रहे हैं, जिससे अमेरिका को डायरेक्ट बेनिफिट देखने के लिए मिल सके। आज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने जो कैपिटल गुड्स के जो कंपनियां हैं जिसमें बीएससी है, एंजल वन है, मोतीलाल ओसवाल है, इनके साथ में डील बैठक करी। और बैठक में जो मुख्य चर्चा रही है, जो इस बात पे विषय पे चर्चा हुई, वो रही तुम्हारा किसको लेकर के, एसएसटी, शॉर्ट टर्म या मतलब सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। इनका कहना ये है कि जो फ्यूचर एंड ऑप्शन के ऊपर लगाया जाने वाला एसएसटी है ना, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, उसको कम कर दिया जाए। और जो अब डिलीवरी में या कैश में कोई बाइंग करते हैं तो कैश पे और एफएनओ पे सेम लगता है, तो आप एफएनओ के बराबर कैश वाले को मत रखो, कैश वाले को कम करो या ख़त्म ही कर दो। क्योंकि जितना ही ब्रोकरेज होती है, ब्रोकरेज से ज़्यादा एसएसटी लगता है, और उसमें अलग से जीएसटी अलग रहता है, वहाँ की जो लोकल टैक्स अलग लगता है, मतलब डिफरेंट तरीके के टैक्सेस लगते हैं। जो आदमी इसके अंदर काम कर रहा है, इस इंडस्ट्री में है, उसे मालूम है, और जो व्यक्ति इस इंडस्ट्री के अंदर नहीं है उसे इन चीज़ों का मालूम नहीं है। तो चर्चा का विषय रहा कि एसएसटी ख़त्म कर दी जाए। अगर बात करें फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन से डिविडेंड की होने वाली कमाई को लेकर के भी चर्चा रही कि कमाई में हाईएस्ट 20% का वो होना चाहिए कैपिटल गेंस टैक्स। होता क्या है कि अगर किसी ने 1 करोड़ रुपए की अर्निंग करी है डिविडेंड से, हो सकता है किसी का 100 करोड़ का पोर्टफोलियो, उसने 1 करोड़ रुपए की अर्निंग हुई है डिविडेंड से, तो उस पर क्या 30% डिविडेंड टैक्स लग जाता था, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स के रूप में। तो अभी उसको लेकर के जिस तरह से एनआरआई या जो बड़े बड़े लोग हैं, मतलब जो विदेश से बैठकर ट्रेडिंग करते हैं, जो उन पर लगता है ना डिविडेंड को लेकर के, वही टैक्स स्लैब रखा जाए, ऐसा निर्मला सीतारमन से चर्चा चली है। कि वो जो बैठक हुई, उस बैठक में एक विषय ये भी था कि जो डिविडेंड पर लगने वाला टैक्स है ना, जिसको हम गेन टैक्स बोलते हैं, कैपिटल गेंस टैक्स, उसको घटा करके हाईएस्ट 20% कर दिया जाए। अभी क्या है कि अगर आपकी 100 करोड़ से इनकम ज़्यादा होगी, 2 करोड़ होगी, तो आप 30% के स्लैब में आ गए, 35% के स्लैब में आ गए, तो वो कहीं ना कहीं जो है ना एक अनसर्टेनिटी दर्शाता है, लोगों को डराने का काम करता है। आज बात करेंगे आज सबसे ज़्यादा आज भारत खबर कौन सी है जो कि भारत के लिए अच्छी है। देखो वो है आज जो हम भारत ने गेहूं के ऊपर टैक्स जो एक तरह से रोक लगा रखी थी ना, उसको एक्सपोर्ट को मंजूरी दे दी है। क्या हम जो गेहूं है वो एक्सपोर्ट करने के बाद भी देश में कंजप्शन के लिए बचा पाएंगे? तो हाँ जी, हमारे पास में पर्याप्त गेहूं है भारत में। मतलब अगर जितना गेहूं हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट करने के बाद भी भारत के पास में पर्याप्त गेहूं है। उसको लेकर के सरकार की बहुत दिन से मंशा चल रही थी कि भाई एक्सपोर्ट को लेकर के एक्सपोर्ट खोला जाए। और अगर गेहूं का एक्सपोर्ट खोलते हैं तो क्या उससे इम्पैक्ट तो नहीं पड़ने का? तो नहीं, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि ये बेनिफिट ही है, इसके लिए कोई नुकसान वाली बात है नहीं जहाँ तक अगर देखा जाए तो। पूरी ऑल ओवर मार्केट के अंदर सेंटीमेंट भी अच्छा होगा, क्योंकि भाई एक्सपोर्ट खुल रहा है। जो कंपनियां एक्सपोर्ट ओरिएंटेड काम करती हैं, जो कंपनी जैसे उमा एक्सपोर्ट है, किसी कंपनी को खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट कंपनी का नाम बता रहा हूँ। जैसे उमा एक्सपोर्ट है, काम क्या करती है भाई, ये ऐसे जो फूड है ना, ये प्रोडक्ट का मिडिल ईस्ट में बेचती है। जैसे तुम्हारा सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है, यहाँ से सपोज करो 20 रुपये किलो गेहूँ खरीदा और वहाँ 30 रुपये किलो बेचा, मान लो इस बीच में उसको 5 रुपये किलो का पहुँचाने का खर्चा आ गया, तो 5 रुपये का मार्जिन बचा। तो ऐसे मार्जिन पे ऐसी ऐसी कंपनियां जो है काम करती हैं। जो सरकार ने अभी गेहूं का एक्सपोर्ट खोलने के ऊपर जो चर्चा चल रहा है, मंथन चल रहा है, वो कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो पॉजिटिव वे में है।
अब किसानों को इसका कितना लाभ मिलेगा वो देखने योग्य बात रहेगी। हालांकि इसका लाभ मिलना चाहिए डायरेक्ट किसानों को भी, क्योंकि अगर तुम कहीं दूसरे देश में बेच रहे हो, पहले तो उससे किसान की जो गेहूं को लेकर के या ऐसी जो डेली वेज में आने वाली जो खाद्य वस्तुएं हैं उनके ऊपर एमआरपी कुछ ऐसी कर देनी चाहिए जिससे किसान भी सफिशेंट उसे लगे कि हाँ यार मेरी कमाई में निकल भी रहा। अभी तो किसान की हालत ये है कि अगर वो 10,000 रुपये लगा रहा है तो 2,000 रुपये निकाल पाता है। बिटकॉइन ऊपर से 35% टूट गया। क्या बिटकॉइन अब 50,000 हो जाने वाला है? ऐसा गिरावट हो क्यों रही है? आखिर बिटकॉइन के अंदर इतनी तेज गिरावट हुई क्यों? 1,25,000 हो गया था, 1,25,000 से घटता 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 कहाँ पे आके खड़ा हो गया है? कारण क्या है? 91,330 पे बिटकॉइन आ गया है और 35% टॉप से टूट गया है। अब कारण ये है, देखो सबसे पहले तो अमेरिका के अंदर जो अनसर्टेनिटी बढ़ रही है ना, कि जहाँ एआई के जो रिलेटेड स्टॉक हैं वो टूट रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि अमेरिका में एआई बबल आ रहा है। कोई बोल रहे हैं कि जो पहले जो निंजा क्राइसिस हुआ था, लेमन ब्रदर्स क्राइसिस हुआ था, फिर से ऐसा क्राइसिस होने वाला है। कोई लोग बोल रहे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने बेतुकी जो बेनीतियाँ अपनाई हैं उनका इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि कोई यहाँ से भी बिटकॉइन दुगना होने वाला है। ये हो क्यों रहा है? क्योंकि अमेरिका में जो यूएस की बॉन्ड यील्ड बढ़ रही घट रही घट रही बढ़ रही, तो माहौल ना अनसर्टेनिटी वाला बना हुआ है। अनसर्टेनिटी के कारण ही ये बिटकॉइन के अंदर आपको गिरावट देखने के लिए मिल रही है। कहाँ तक गिर सकता है? देखो 80 के आसपास भी जा सकता है। प्रोडक्शन है, मेरे खुद का प्रोडक्शन कर सकता हूँ। सोने के अंदर गिरावट क्यों आ रही है? सोना कितना हो गया? 1,21,000 हो गया। कहाँ तक गिर सकता है? चांदी कितना गिर सकता है? चांदी 1,53,000 पे आ गई है, फिर भी गिर जाएगी क्या? और गिर जाएगी तो कितनी गिरेगी? देखो क्या, सबसे पहले समझो सोना चांदी के अंदर गिरावट आ क्यों रही है। देखो जब भी डॉलर इंडेक्स मजबूत होता है तो सोना चांदी गिरता है, ये एक नॉर्मल सी बात है। और सोना गिरेगा कहाँ तक गिरेगा? क्योंकि अब मैंने पिछली बार भी 2 वीडियो में बोला है कि आप यहाँ से सोने को मान के चलो कि ये यहाँ से सोना अभी 1,21,000 से 2.5 लाख पहुँच जाएगा, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि पिछली बार से सोना 70-80% का एक साल में रिटर्न दे चुका है आज तक। और अगर चांदी की बात करोगे, चांदी तो तुम सोचो 1.5 लाख से 3 लाख पहुँच जाएगी, तो ऐसा भी नहीं होगा। इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगी। बस हाँ, ये आपको 10-15% का स्विंग ट्रेड दे दे तो दे दे, बाकी इससे ज़्यादा की उम्मीद करना ठीक नहीं है। इतना जरूर है अभी ना, कभी ऊपर कभी नीचे, ये अभी मतलब इसी बीच में डोलेगा। 1,10,000 से लेकर के और 1,30,000 के बीच में डोलेगा, ऊपर नीचे आगे पीछे वहीं जाता रहेगा। अगर आपको स्टॉक मार्केट में काम करना है तो आप अपने वित्तीय सलाहकार के बिना जहाँ जाएँ, शेयर खान के साथ आपको डीमैट अकाउंट खुलाना है तो आप नीचे दिए गए डिस्कशन पर जाकर लिंक पे ओपन कर सकते हैं। मेरी ब्रांच में खुलेगा, जो मोरल सपोर्ट होगी मैं आपकी करूँगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।